दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और छठ मैया सबका कल्याण करेंगी, यही उम्मीद है। और आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अपनी गाइडलाइन में संशोधन कर लिया है, तो अब बेफिक्र होकर के बस कोरोना का ध्यान रखें और छठ घाटों पर आप जाके छठ व्रत कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक भीड़ मत लगाइएगा। हो सके तो अपने घरों में छठ का व्रत करें। झारखंड सरकार की गाइडलाइन में संशोधन हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद अब गाइडलाइन को संशोधित आपको बता दें कि अब नदी तालाब में छठ मनाया जा सकता है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन केंद्र के दिशा निर्देश के हिसाब से थी। पीएम खुद कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो गाइडलाइन में तो इसका ध्यान रखा गया था, तो फिर बीजेपी ने इस गाइडलाइन को लेकर के सियासत क्यों की? मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री का बयान क्या था और उसके बाद इसके आगे की बातचीत होगी। तो सबसे पहले सुनिए कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री का वचन है, जब तक दवाई नहीं कोई ढिलाई नहीं। हमारे भाजपा के साथी यही ढिलाई की मांग कर रहे हैं। जनभावना को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि नदी तालाबों में सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मुंह में मास्क लगाकर 2 गज की दूरी बनाकर आप लोग इस त्योहार को मनाएं। और मेरा व्यक्तिगत आग्रह है और मैंने देखा भी है, हजारों लोग अपने अपने घरों में ही बरसों से छठ मनाते हुए आ रहे हैं। और इस बार भी, क्योंकि ये समय वक्त बहुत विपरीत है, आम जीवन के लिए, आम नागरिक के लिए कोरोना का संक्रमण अभी भी वातावरण में है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये भी हम जानते हैं। इसका इलाज मात्र आपके पास खुद के हाथों में। उसको ध्यान में रखकर आप अधिक से अधिक घरों में ही इस त्योहार को मनाएं, ये हमारी अपील होगी। तो एक अपील है मुख्यमंत्री की तरफ से कि हो सके तो अपने घरों में छठ मनाइए। अगर नदी घाटों पर आप जाते हैं, सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है, तो जाएं, पर वहां पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। जो छठ व्रती हैं वो जाएं वहां पर, उनके अगर परिजन साथ में जाएं तो वो जाएं। इसके अलावा बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत है नहीं। सरकार ने आपकी परेशानी को समझा है, तो आप भी सरकार की परेशानी को समझिए। चूंकि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी और कोरोना एक बार फिर से व्यापक बड़ा रूप ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस कोरोना को अगर कंट्रोल करना है तो आपकी मदद की जरूरत है सरकार को इस कोरोना को हराने में। और उम्मीद यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अगर छठ घाट पर जा रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और अनावश्यक भीड़ छठ घाटों पर नहीं लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर संभव हो तो आप अपने घर में ही छठ व्रत करें। जमशेदपुर से अन्नी अमृता हमारे साथ हैं, धनबाद से राजकुमार हमारे साथ हैं, दोनों का स्वागत है। एक बार अन्नी का रुख करते हैं। अन्नी, कल भी हमारी बात चल रही थी इसे ही लेकर के, और अब चूंकि जैसी उम्मीद की जा रही थी कि गाइडलाइन में परिवर्तन तो होगा, गाइडलाइन में परिवर्तन हो भी गया। मुख्यमंत्री ने एक अपील जरूर की है कि भाई अगर आप छठ घाटों पर जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, अनावश्यक भीड़ ना लगाएं।
सिर्फ परिजनों के साथ जाएं और अगर संभव हो तो घरों पर छठ करें। आज आपकी एक रिपोर्ट भी देख रहे थे जहां पर दिख रहा था कि जमशेदपुर के कई एक लोगों ने तो तैयारी कर ली कि भाई वो घरों में ही छठ करेंगे, अपने घर में ही उन्होंने छोटा सा हौदा बना लिया, छोटी सी व्यवस्था कर ली है। तो अब इसको आगे किस तरीके से देखा जाए या नहीं? बिल्कुल भारती, कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं, हमने दिखाया भी अपनी रिपोर्ट के जरिए। और उनका स्पष्ट कहना था लोगों का कि सरकार की गाइडलाइन में बदलाव भी अगर होता है तो भी वो घाट में नहीं जाएंगे, क्योंकि कोरोना का भय सबको है भारती। और विवेक के साथ फैसला करते हुए लोगों ने ये तय किया है, जो लोग पहले घाट जाते थे उन लोगों ने खाली जगहों पर गड्ढे खोदकर, छोटे छोटे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे भी नहीं, छोटे छोटे गड्ढे खोदकर ये तय किया है। दूसरी बात है भारती कि जब भी धर्म पर खतरा होता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को पता चलता है, क्योंकि आम आदमी को ये पता ही नहीं होता है भारती। मैं आपको बताना चाहूंगी, एक आम आदमी, मैं उसका नाम नहीं जानती, वो एक गरीब ऑटो वाला है, वो अपना दुख प्रकट कर रहा था कि घर में जगह नहीं है, मैं क्या करूं नहीं करूं। हमारे एक रिश्तेदार है, उनसे वो बात कर रहा था, लेकिन एक बार भी उसने सरकार की बुराई नहीं की। उसने कहा कि सरकार जो फैसला कर रही है वो भी हमारे हित के लिए ही कर रही है, तो देखते हैं, नहीं तो कटौती या कुछ करते हैं उपाय, कि वैकल्पिक उपाय, क्योंकि सरकार भी गलत नहीं है। तो ये आम आदमी की आवाज में बताना चाहती हूँ न्यूज़ 11 के माध्यम से। आम आदमी को ये पता नहीं था कि धर्म को खतरा है, वो तो वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटा हुआ था। और जो लोअर मिडिल और अपर मिडिल या जो मिडिल क्लास है, वो उनका भी हमने दिखाया आपको कि किस तरह से गड्ढे खोदकर, तो सब लोग अपने वैकल्पिक इंतजाम में थे, किसी को खतरा नहीं लग रहा था धर्म में। ये जरूर था कि हाँ, कोविड के चलते क्या करना चाहिए। तो अब चूंकि ये सियासी मुद्दा बन गया और भारतीय जनता पार्टी और अन्य तमाम लोग अपनी अपनी पीठ थपथपाएंगे, तो उनको मुबारक हो। लेकिन सीएम ने जो कहा है, आप ध्यान से सुने भारती, तो उन्होंने जो अपनी स्पीच दी है उसमें साफ साफ कहा है कि जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं, ये खुद प्रधानमंत्री कहते हैं। तो फिर अलग अलग राज्यों में बीजेपी का भी रवैया अलग अलग है, और बीजेपी को देखकर दूसरी जो पार्टियां वो भी डर गई अपने वोट बैंक के लिए, उन्होंने भी दबाव बनाया सरकार पर। आप सीएम की आवाज सुनिए, पूरा पता चल रहा है कि किस तरह से उन्होंने दबाव में ये निर्णय लिया है और लोगों के विवेक पर छोड़ा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिनके घरों में ये इंतजाम है या जो कर सकते हैं वो घरों में ही करें। अब नहीं हो सकता है तो आप घाट पर आए, क्योंकि अब इजाजत मिल गई है। लेकिन उन्होंने सावधान भी किया है और साथ में ये ताकीद कर दी है कि खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं। तो अब ये प्रशासन के सामने अब चुनौती है भारती की कैसे वो व्यवस्था करेगा, क्योंकि अब जब गाइडलाइंस के बाद जो पूर्व सीएम रघुवर दास है, सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक, उन्होंने वापस ले लिया था कि हम लोग अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो अब फिर अब वहाँ पे जाहिर है छठ होगा, और तमाम उन जगहों पर जहाँ जहाँ नहीं होने के लिए बैठकें हो गई थी, अब वहाँ पे छठ होंगे। तो वहाँ प्रशासनिक इंतजाम कैसे रहते हैं, कितना सैनिटाइजर रखा जाता है, किस तरह से लोग वहाँ पे जाँच होती है कि लोग मास्क पहन कर आ रहे हैं कि नहीं, कैसे ये सारी व्यवस्थाएं होंगी, ये प्रशासन के लिए एक चुनौती है। फिलहाल तो क्लियर हो गया है कि लोग जा सकते हैं, और ये भी क्लियर है भारतीय कि कुछ लोग नहीं जाएंगे, वो अपनी पूरी आस्था के साथ वैकल्पिक व्यवस्था के तहत छठ का महापर्व मनाएंगे। कम से कम लॉ नगरी में हमें जो आम आदमी का स्वर सुनाई दिया है, उसमें कहीं भी किसी को धर्म पर खतरा नहीं लग रहा था। लोग वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारियों की ही बात कर रहे थे। जी भारतीय, चलिए एक बार धनबाद का भी रुख करते हैं। धनबाद में राजकुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार, चूंकि अब तो गाइडलाइन में संशोधन हो चुका है, तो अब किस तरीके से धनबाद के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि अब तक धनबाद से भी सियासी प्रतिक्रियाएं तो आई थी, लेकिन आम लोगों की प्रतिक्रिया, या तो ऐसे भी आम लोगों की प्रतिक्रिया छुपी हुई रहती है चाहे कोई भी घटना हो। तो अभी भी इस गाइडलाइन को लेकर के आम लोगों के मुखर स्वर सुनाई नहीं दे रहे थे। अभी भी लोगों में कोरोना का डर तो है ही। अगर आज की ही बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोरोना के केसेस नहीं निकल रहे, कोरोना के केसेस तो निकल रहे हैं, तो इसका बचाव तो बहुत जरूरी है। तो अब चूंकि जब घाट में छठ मनाया जा सकता है, लोग घाटों पर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अब धनबाद के लोग क्या कह रहे हैं? अभिषेक, आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल को एक तरह से मिनी बिहार कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनमें सबसे अधिक तादाद जो है वह बिहार, यूपी के रहने वाले लोगों का है। और सबसे अहम बात यह है कि जो झारखंड के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा भी छठ महापर्व को बहुत ही उसी तरीके से मनाया जाता है जिस तरह से बाकी लोग मनाते हैं। और ये गाइडलाइन जैसे ही आई, यहाँ पर जैसे सियासी स्वर जो थे वो तो मुखर हुए ही, आम लोग भी सड़क पर उतरे। और आज की अगर बात करें तो चाहे वो रांची का एक तरह से अनुसरण करते हुए कुछ लोगों ने नदी घाट में उतरकर इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने पैदल मार्च करके इसका विरोध किया। खासकर कुछ संगठनों से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने इस विरोध को ज़्यादा दिखाया, और साथ ही महिलाओं ने भी आज इस बात को लेकर मुखर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
तो कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से या इस गाइडलाइन में संशोधन होगा, लोगों को इसकी आशा थी और इसी आशा के अनुरूप मुख्यमंत्री ने आज जो लोगों से अपील की है, कहीं ना कहीं इस मनोभावना के अनुरूप यह अपील कही जाएगी कि मुख्यमंत्री ने इतना ज़रूर कहा कि आप छठ घाट, नदी घाट पर जाकर वहाँ पे अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो घरों में ही छठ मनाएं। अगर धनबाद की बात करें तो जितने भी अपार्टमेंट कल्चर के लोग हैं वहाँ पर व्यवस्था रहती है कि लोग आराम से एक छोटा सा जलाशय बना लें, स्वयं तैयार कर लें, या फिर उनके छतों पर ऐसी व्यवस्था पहले से रहती है। कई जगहों पर धनबाद की हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई है कि लोग छठ व्रत जो है घरों में ही कर लेते हैं। उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देना है तो अगर टॉप फ्लोर पर एक बड़ा सा जलाशय का छोटा स्वरूप ही कहेंगे कि अगर बना दिया गया हो तो वहाँ पर भी अर्घ्य दिया जा सकता है। साथ ही जो हाउसिंग कम्प्लेक्स है, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज आजकल बन रही है, वहाँ पर स्विमिंग पूल में भी आप जाकर के अर्घ्य दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे गड्ढे बना करके वहाँ पर पानी भर के उसे सजाकर संवारकर वहाँ पर अर्घ्य दिया जाता है। खासकर जब नदी की दूरी जो है 1 किलोमीटर अथवा 2 किलोमीटर के आसपास हो तब, तो यहाँ पर यह परिणति पहले से भी रही है कि लोग अगर नदी घाटों पर नहीं जा पाते हैं तो उस परिस्थिति में वो घरों में जाकर घर के बाहर में ही कोई छोटा सा जलाशय का निर्माण करके भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का काम करते हैं। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपील की है, बिल्कुल जिस परिवार का सदस्य इससे पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुका होगा उसे पता है कि कोरोना की त्रासदी कैसी होती है। साथ ही जिसने अपने परिवार के स्वजनों को खोया होगा उन्हें भी पता है कि कोरोना ने किस तरह की महामारी लाई है। लेकिन जो लोग अभी तक इससे अछूते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर कम है कि कोरोना से कुछ नुकसान भी हो सकता है। जब क्वारंटाइन सेंटर में जिन लोगों ने अभाव झेला, जिन लोगों को पैदल चलना पड़ा, लंबी दूरी तय करनी पड़ी, उन लोगों को पता है कोरोना क्या है। तो कहीं ना कहीं धनबाद की अगर आज का आंकड़ा बताएं तो हजारों जांच हुए हैं, लेकिन महज एक व्यक्ति अभी तक कोरोना पॉजिटिव आया है जो कि रेल यात्री है। तो कहीं ना कहीं जो लोग दिल्ली अथवा मुंबई जैसे शहरों से यहाँ पर आकर के छठ मनाएंगे और उनकी चूंकि अगर आरटीपीसी से जांच नहीं होती है, अगर वो किसी कारणवश अपनी वाहन से आते हैं और बॉर्डर पर जांच कराने के बजाय सीधे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वैसे लोगों से संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहेगा। साथ ही जो लोग बिहार गए हुए हैं वो जब वापस लौटेंगे तो चूंकि अभी अभी बिहार में चुनाव हुआ है, जिस तरह से सीएम ने कही है कि कई जो पुलिसकर्मी है, कई फीसदी, खासकर 50% का उन्होंने एक तरह से आंकड़ा दिया है कि पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए। तो यह जो दायरा है कोरोना का एक बार फिर से विस्तार की ओर बढ़ा है। और धनबाद कोयलांचल में जिस तरह से जिला प्रशासन ने सतत प्रयास करके यहाँ पर कोरोना को काबू में करने का काम किया है, आज के समय में 12 या 10 यही स्थिति है जब कोरोना के केसेस आ रहे हैं। आज की बात करें तो महज एक ही केस आया है अब तक, अब आगे आने वाले वक्त में अगर बढ़ जाए तो अलग बात होगी। और पहले जिस तरह से 100 से अधिक केस प्रतिदिन डिटेक्ट हो रहे थे, कोविड सेंटर में लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं थी, क्वारंटाइन सेंटर में जो अराजक की स्थिति बन जाया करती थी, इसके अलावा हमारे पास वेंटिलेटर की संख्या बहुत कम थी, तो वो परेशानी थी। आज हमारे यहाँ लगभग 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार है, सदर अस्पताल में इलाज हो रहा है, पीएमसीएच का जो कैथ लैब है वहाँ पर इलाज हो रहा है, वेंटिलेटर की संख्या में वृद्धि हो गई है। तो धनबाद में अब पहले की अपेक्षा चिकित्सकीय सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी सुधार हुआ है। और धनबाद जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के जो भी चिकित्सक और जो चिकित्सा कर्मी है, जिन लोगों ने भी इस काम को बखूबी निभाने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र है। वास्तविक कोरोना वॉरियर्स वो लोग हैं। और धनबाद जिला प्रशासन जिस तरह से पिछले दिनों अपील की है और जिला प्रशासन ने घाटों की साफ सफाई भी करा दिया है, ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी नहीं कर रखी है। और जिस तरह से गाइडलाइन आया है, लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का अपील किया गया है। और साथ ही यह भी कहा गया कि छठ व्रती पहले जैसे डाला को सटा कर रखा करते थे, उसे थोड़ा दूरी पर रखा जाए। और कई ऐसी जो चीजें हैं जिससे कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने का संभावना हो, उससे दूर रहे, इस बात की भी वो गुंजाइश बनी रहे कि अगर हम धनबाद के खास करके जहाँ पे अधिक संख्या में भीड़ लगती है उन छठ तालाबों की बात करें
तो पंपू तालाब बेहद प्रमुख तालाब है, जहां हजारों की संख्या में भीड़ लगती है। कई दफा वहां पर दुर्घटनाएं हो चुकी है, नहाने के क्रम में छठ के दौरान ही लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा बेकार बांध, अत्यंत ही खूबसूरत तालाब जो जिसे नगर निगम ने संवारने का काम किया है, जिला परिषद की वह तालाब है। इसके अलावा अगर धनबाद के अन्य तालाबों की बात करें तो झरिया का राजा तालाब, गोविंदपुर का छठ तालाब और यहाँ धैया का रानी बांध, इसके अलावा सुगियाडी का एक और राजा तालाब है। इन तमाम तालाबों में सबसे अधिक लोगों की भीड़ लगती है। इसके अलावा धनबाद की नदियों की अगर बात करें तो दामोदर नदी के किनारे और इसके अलावा अगर मैथन तरफ चले जाए तो मैथन डैम के किनारे काफी संख्या में लोग भगवान भास्कर को अर्घ देने का काम करते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों में धनबाद में एक बड़ा स्वरूप दिखता है कोयलांचल में छठ महापर्व का। लोगों में जो आस्था है वो अपने आप में अद्वितीय आस्था है इसको लेकर। अगर हम धनबाद में बाजार समिति की बात करें तो बाजार समिति ने भी पूरी तैयारी कर ली है आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा अन्य राज्य खासकर पश्चिम बंगाल से जो पड़ोसी राज्य है, यहाँ से भी केला एवं अन्य फलों की आवक शुरू हो गई है। राजकुमार आपके पास आएंगे, आपकी बात पूरी भी सुनेंगे। एक बार हम रांची का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राजेश मौजूद हैं और उनके आसपास बड़ी खूबसूरत मनमोहक सी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। सबसे पहले राजेश समझना चाहेंगे कि आपके आसपास नजर क्या आ रहा है? बड़ी मोमबत्तियां जलती हुई नजर आ रही है, बड़ा खूबसूरत दृश्य है। देखिए, ये लोग हैं छठ पूजा समिति के विभिन्न छठ पूजा से संबंधित जो भी संगठन है रांची में, उनके प्रतिनिधि हैं, जिसमें आप कुछ दल के लोग भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं शामिल। तो ये लोग हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं कि सरकार ने आखिरकार उनका अनुरोध मान लिया और सरकार ने भी बड़े दिल का परिचय दिया। ये जरूर है कि सरकार ने जो निर्णय लिया था, जो गाइडलाइंस जारी किए थे, वो कोई उनके अपनी मर्जी से नहीं थे, सेंट्रल गाइडलाइंस के अनुरूप ही कोई गाइडलाइंस बनता है। इस लिहाज से देखें तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसको इंश्योर कराने के लिए ही ऐसे गाइडलाइंस बनाए गए थे। और अब सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद ही अभी प्रेस से बातचीत में कहा कि लोग तालाब और नदी में जाकर छठ पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी राहत की बात है। और लोग जो यहाँ लाखों लोग हैं जो छठ व्रती होते हैं, वो लोग काफ़ी असमंजस की स्थिति में थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होगा उनका पर्व। तो ये देखिए, ललित ओझा है, छठ पूजा समिति के हैं, ये लोग खुशी जता रहे हैं कि सरकार ने आखिरकार उनकी बात मान ली। भले इन्होंने विरोध भी किया था, अब तो खुश हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। महानगर छठ पूजा समिति और महावीर मंडल रांची ने संयुक्त रूप से मांग किया था कि हम लोगों का आस्था का पर्व है, महापर्व है, इसको करने दिया जाए। और अब आम लोगों का भी दायित्व बढ़ा है और हम अपील करते हैं रांची महानगर छठ पूजा समिति की ओर से कि जो गाइडलाइंस है बाहर जाने के लिए, निश्चित तौर पर उसका पालन करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करें कि जो परेशानी है लॉ एंड ऑर्डर का या कोरोना वायरस का संक्रमण का जो खतरा है, उससे बचाव भी करना है और आस्था का महापर्व को भी बहुत ही खुशी मनाना है। अब आप लोग संतुष्ट हैं, जवाबदेही बढ़ गई है कि हाँ कैसे इंश्योर कराना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आस्था के इस सैलाब में लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे? एकदम ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए छठ पर्व हिंदू के लिए महापर्व है, सबसे बड़ा पर्व हिंदू के लिए छठ पर्व होता है। और ऐसे गाइडलाइन जो दिए थे वो हम लोग विरोध कर रहे थे कि भाई इसको वापस लीजिए, क्योंकि बहुत के पास घर नहीं है, जगह नहीं है, वो छठ बहन छठ पर्व कैसे करेंगे। और छठ माता बहन बहुत चिंतित थे कि हम कैसे छठ पर्व करें। राजेश जी, माता एक सवाल करते हैं, एक सवाल ललित जी से भी आप पूछें, एक सवाल ललित जी से भी आप पूछें, एक सवाल ललित जी से भी आप पूछें कि आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री के उस बयान से की है जिसमें वो कहते हैं कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यहाँ पर जो पुराना गाइडलाइन था, अब तो खैर संशोधित हो चुका है तो हम उसे पुराना गाइडलाइन ही कहेंगे, लेकिन वो तो केंद्र के निर्देश के अनुसार था। तो भाई क्या उन्होंने केंद्र का ही विरोध किया था इतने देर तक? देखिए, स्टूडियो से हमारे एंकर का सवाल है कि जो गाइडलाइंस है जो जिसे पहले लागू किया गया, अब तो संशोधित हो गया, वो भारत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुरूप था। क्योंकि भारत सरकार ने जो शर्तें 2 गज की दूरी है जरूरी, ये
साफ तौर पर गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, उसी को फॉलो झारखंड सरकार ने भी किया और उसी दिशा में ये इंश्योर कराने का प्रयास किया और जो गाइडलाइंस है। लेकिन अब इतना चौतरफा दबाव पड़ा और लोग जो हैं, विभिन्न संगठन हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, उन लोगों ने राजनीति भी शुरू कर दी और दबाव भी पड़ने लगा। तो ऐसे में सरकार को थोड़ा बैकफुट पर जरूर आना पड़ा, लेकिन ये खतरा तो रहता ही है कि किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो कहीं न कहीं इसे इंश्योर कराने की जरूरत आप संगठनों पर भी है कि कैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा, संक्रमण नहीं फैले। देखिए, निश्चित तौर पर जो रांची में जो भी छठ आयोजक है, हमारे साथ यहाँ चडरी के लोग हैं, भाई सबलू मुंडा जी हैं, बोलू सिंह जी हैं, बरियातू के हैं, टाके डैम का मैं खुद हूँ। तो कल से जन जागरण अभियान भी हम लोग चलाएंगे कि जो ढिलाई मिली है वो कोरोना के संक्रमण की ओर ना बढ़े और कैसे हम लोग बहुत ही सेफ तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो मापदंड है उसको पूरा करते हुए इस लोक आस्था के पर्व को मनाएंगे। कहीं लोगों की मंशा राजनीति की नहीं है और सबका सिर्फ एक ही मांग था, कोई राजनीतिक विषय नहीं था। बार बार मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहे होंगे, लेकिन राजनीति तो हो ही रही थी, क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। लोग तालाब में उतर गए और फिर वहां पर जलयोग करने लगे। देखिए, राजनीतिक दल है, राजनीति करेंगे ही, लेकिन जो संगठन ये तरीके से उन लोगों ने अपनी मांग को रखा और लोग जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी राजनीतिक दल के सदस्य हैं और हम लोगों ने दल के मर्यादा में रहकर और इस मांग को रखा था जिसको राज्य सरकार ने माना है। अब ये जिम्मेवारी पूरे राजधानी वासियों को है और छठ घाट को जो सजाते हैं उन लोगों की जिम्मेवारी है कि इस गाइडलाइन का अनुपालन जिला प्रशासन के साथ मिलकर कैसे अच्छा से कराएंगे। अब हम लोग इसकी तैयारी में जा रहे हैं। देखिए भारती, ये लोग हैं, जरा हम अपने कैमरामैन कौशल से कहेंगे जरा दिखा दे। और कुछ आतिशबाजी भी हो रही थी, अभी फिलहाल रोकी गई क्योंकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ है वाली जगह है। तो ये लोग आतिशबाजी, ये खुशी, हाँ बिल्कुल, ये गाइडलाइंस में ये भी है कि पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं। तो खैर हाँ, तो वो अभी बंद कर दिया गया है। लेकिन है कि हर्ष व्यक्त करना, खुशी व्यक्त करना कि हमारी बात मान ली गई, इसके इजहार के तरीके अनेक होते हैं। ठीक है, कहीं कुछ नियमों का उल्लंघन जरूर हो जाता था, लेकिन आप देखिए कि जब भी कोई संगठन या कोई धरना देता है, प्रदर्शन करता है, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं। अभी उपचुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ पर भी ये इसके तार तार हुए ये सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तें। लेकिन अब है कि लोग भूल जाते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। ये खतरा जो है अभी भी बरकरार है और कम नहीं हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए कुछ मेट्रो टाउन्स में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रांची ठीक है कि अभी रिकवरी रेट अच्छी है, लोग कम संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम ढील दे दें, हम लापरवाह हो जाएं, हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं दें, अनदेखी करने लगे, इससे खतरा बढ़ेगा। सरकार ने अपने स्तर से जो किया सो किया, वो अच्छा ही किया, लेकिन सरकार ने जन भावना को देखते हुए उसे संशोधित किया, यह भी अच्छा किया, क्योंकि सरकार तो जनता की होती है। भारती, चलिए एक बार फिर से हम जमशेदपुर का रुख करते हैं। अन्नी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्नी, गाइडलाइन में संशोधन हो गया है, अभी हमारे रांची के संवाददाता, रांची के सहयोगी हमारे राजेश जी जैसी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ठीक है, सरकार की तारीफ हो रही है, लोग खुश हैं कि भाई गाइडलाइन में संशोधन हुआ है। लेकिन गाइडलाइन जारी हुआ था दशहरा को लेकर के भी, गाइडलाइन जारी हुआ था दिवाली को लेकर के भी। सबसे जरूरी जिम्मा जो है वो लोगों का है, लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि न किसी प्रशासन के लिए, न किसी सामाजिक संगठन के लिए, न किसी सरकार के लिए ये पॉसिबल है कि सरकार छठ घाट पर जाए और एक एक शख्स को समझाए कि भाई ये गलत है, ये सही। अभी जैसा कि हम देख रहे थे वहीं पर कि पटाखे फूट रहे थे, हालांकि वो एनजीटी के गाइडलाइन के खिलाफ है कि अभी आप सार्वजनिक जगह पर पटाखे नहीं फोड़ सकते, लेकिन चूंकि लोग खुश हैं तो खुशी का इजहार किसी तरीके से तो होना है। और अमूमन जब ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है, तो लोग भूल जाते हैं कि भाई ये चीज उनके खिलाफ जा रहा है, ये चीज उन्हीं के अगेंस्ट है। तो अब सारा कुछ लोगों को ही करना है जो भी करना है। अन्नी, बिल्कुल भारतीय, माफ कीजिएगा,
लोगों को ही करना है, क्योंकि जब बात हो रही है छठ महापर्व की और इस तरह से बातें आ रही है, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने अगर ऐसा एक ऑर्डर पेश किया तो किसके लिए किया? हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए किया। और ऐसा ब्लेम किया जा रहा था जैसे मानो ये हमारा आपका स्वास्थ्य ही नहीं है, कोरोना है ही नहीं। सच तो ये है कि कोरोना है और राजेश कोरोना की की वैक्सीन नहीं तस्वीरों आई को है फुल स्क्रीन में दिखाना चाहूंगा। मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो तस्वीरें फुल स्क्रीन में, वो जश्न की तस्वीरें जो हैं, कैसे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वो तस्वीरें एक बार फुल स्क्रीन में दिखाएं पीसीआर। एक बार उन तस्वीरों को फुल स्क्रीन में दिखाएं। ये देखिए रॉकेट छूट रहा है और ये तस्वीरें, हालांकि शायद जो गाइडलाइंस है राजेश, क्या एक बार उनसे पूछें कि क्या गाइडलाइंस भूल गए हैं या फिर गाइडलाइंस ध्यान में है और उन्हें अगर मना कर सकते हैं तो एक बार मना करना है। ये सार्वजनिक स्थान है, यहां पर पटाखे ना छोड़ें। राजेश, जो पटाखे फोड़ रहे ये गाइडलाइंस का उल्लंघन भी है। लेकिन जिस तरह से आप खतरनाक तरीके से फोड़ रहे हैं, आप भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ये छठी मैया खुशी है कि हम लोग को आज पूजा करने का अवसर मिला और हेमंत सोरेन जी को बधाई देना चाहते हैं। एक तो सार्वजनिक स्थल है, दूसरा आप जिस प्रकार से पकड़े हुए हैं, ये तो आपको भी खतरा हो। ये हम लोगों को खुशी है कि छठ मैया का आज जो छठ घाट पे करार रखना चाहिए। आयोजक है चड्डी छठ तालाब का, ठीक है। और चलिए, दीपक प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। दीपक जी, गाइडलाइंस संशोधित हो चुका है, अब इसे आपका असर कहें कि आप लोगों ने जो कवायद की उसे, या फिर जनता का प्रेशर कहें, लेकिन अब छठ घाटों पर जाकर के और बाकायदा छठ पूजा की जा सकती है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। दीपक जी, आपकी प्रतिक्रिया। आप ये जन आंदोलन की जीत है, ये जन भावना की जीत है, ये सनातन समाज की जीत है और इस संघर्ष में लगे हुए तमाम समाज के विभिन्न वर्गों की जीत है। मैं सभी जिसने इस आंदोलन में शरीक होकर के संघर्ष किया, चाहे वो छठ घाट के समिति के लोग हो या कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के इस आंदोलन में अपनी सक्रियता दिखाई, ये उसकी जीत है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन में शरीक हुआ था जी। ये सच है कि कोई भी सरकार जन भावना के खिलाफ अगर इस प्रकार का निर्णय और काला आदेश निकालने का काम करेगी तो उसको वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल, जनता जागरूक है, जनता जानती है कि तुष्टीकरण की नीति से आप राज और सरकार नहीं चला सकते। दीपक जी, एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी रांची के फिरायलाल चौक पर इस संशोधन की खुशी में आपके कई कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, दीपक जला करके खुशियां मना रहे हैं। यहां तक सब कुछ सही है, लेकिन वहां पर पब्लिक प्लेस में हाथों में पटाखे जलाए जा रहे हैं। वो तस्वीरें अभी दर्शकों को दिखा रहे थे। तो अगर जी, दृष्टि अच्छा होना चाहिए, देखने का दृष्टि अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक सोच से उस दृश्य को देखना चाहिए। तो इसे भी सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए भारती जी सर, आपकी बात को मैं सुनाऊं, मेरी बात को भी आप सुनने का बिल्कुल सुनूंगा सर, बोले सर। लेकिन दृष्टि होना चाहिए, दृष्टि जैसा दिखेगा वैसा दृश्य दिखेगा। समाज उद्वेलित था, आक्रोशित था, अचानक उसको इस प्रकार के निर्णय आया, समाज आज खुशी मना रहा है और उसकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहता हूँ, जो लोग इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे, ऐसा कोई कार्यक्रम न करें जिससे दूसरे समाज को भी तकलीफ हो और उनको भी व्यक्तिगत रूप से कोई पटाखे से चोट पहुंचे। ये मेरा आग्रह और निवेदन भी है। बस इतनी ही सी बात थी सर, मेरी दृष्टि एकदम साफ है। मैं चूंकि मेरे खुद के घर में छठ होता है तो मैं तो खुद छठी मैया की महिमा परंपार मानता हूँ। तो छठी मैया की जय, आप भी है, हम भी है, सब लोग हैं। देखिए, ये धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर ये पर्व है, सामाजिक समरसता का पर्व है, जाति पाति पंथ का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल, इसलिए सब लोग मिलकर के एक साथ लोग मिला करके ये सामाजिक समरसता का चीज है। और साथ साथ में भारती जी, ये सच है, ये एक ऐसा पर्व है कि भारत के एकात्मता को जोड़ने वाला पर्व है। जी बिल्कुल। इसलिए इस पर्व को आप भी मनाते, हम भी मनाते, सत्ता दल भी मनाती है, विपक्ष भी मनाती है, कि तुष्टीकरण की राजनीति बीच में नहीं लानी चाहिए। ये भी मेरा आग्रह और निवेदन है सरकार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। तो दीपक प्रकाश जुड़े हुए थे हमारे साथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ साथ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सकारात्मक बात कही है कि भाई ये पर्व है और छठी मैया की महिमा तो अपरंपार है, इससे किसी को एतराज नहीं है। एक बार फिर से हम राजेश का रुख करते हैं। राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश,
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी की तरफ से भी ये निवेदन है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज ऐसा ना करें। हालांकि वो मानते हैं कि भाई खुशी है और जाहिर सी बात है हम भी बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं, लेकिन अगर इस तरीके के पटाखे छोड़े जा रहे हैं तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का अगर संदेश वहां पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दें। राजेश जी, देखिए फिलहाल ये दृश्य खत्म हो गया। मैंने भी आग्रह किया कि इस तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। खुशी का इजहार करना अलग बात है, ठीक है। 2-4 पटाखे जो है रॉकेट वो छोड़ दिए गए, हाथों से छोड़ दिए, ये खतरनाक तरीका था। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा वो छठ पूजा समिति चडरी तालाब के लोग थे जिन्होंने कहा कि हम खुशी का इजहार कर रहे हैं रॉकेट आतिशबाजी करा के। तो अब वो चला गया, सभी लोग चले गए हैं। अब रही बात कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पार्टी के लोग हैं और छठ पूजा समिति आयोजन के, देखिए कुछ राजनीतिक दल के लोग भी रहते हैं और कुछ अन्य संगठनों के लोग भी रहते हैं, कुछ अलग अलग जैसे महावीर मंडल है, छठ पूजा समिति है, दुर्गा पूजा समिति है। इस तरह की जो धार्मिक समितियां होती है उसमें कुछ राजनीतिक दल के भी लोग रहते हैं। तो ऐसे में देखिए वो लोग चले गए, अब वैसा दृश्य कुछ नहीं है। और जहां तक बात है कि बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया। जैसे ही यह गाइडलाइंस सरकार ने जारी किया वैसे ही लोग उबल पड़े। और कहीं न कहीं राजनीतिक दल है तो राजनीति करने से पीछे तो नहीं हटेंगे और मौके की तलाश रहती है। विपक्ष में है तो ऐसे में विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा और कहीं न कहीं अगर उससे कुछ लोग उनकी भावना से समझा जा सकता है, ये समझा जा सकता है राजेश, ये समझा जा सकता है। देखिए इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा रहा है, बस बात है सुरक्षा की। होता है कि अति उत्साह में या बहुत ज्यादा दुख में आदमी कोई ऐसे कदम उठाता है, समझ में आता है। इसमें ना हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, हमारा इरादा भी किसी को ब्लेम करने का नहीं है, क्योंकि ये खुशी की घड़ी है। देखिए छठ मैया की महिमा अपरंपार है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर किसी की श्रद्धा है और हमारी भी पूर्ण श्रद्धा है। हम भी बहुत खुश हैं कि अब छठ घाट पर जा करके और बाकायदा छठ पूजा हो सकेगी। इस चर्चा को हम अभी और आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा पर और बातचीत अभी फिलहाल इस मुद्दे पर बाकी है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जमशेदपुर अन्य अमृता का रुख करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और जिस गलती की बात हो रही थी, अन्नी के पास चलते हैं हम उसी गलती की बातचीत के लिए। देखिए अभी रांची से जो तस्वीरें दिखी अन्नी, वो तस्वीरें बताती हैं कि जोश में कभी कभी गलतियां हो जाया करती हैं। सब कुछ आम लोगों को करना है। वहां पर जो रांची के फिरायलाल चौक पर मौजूद थे, फिलहाल वो लोग भी आम लोग ही थे। इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली ही सही, पर गलतियां होती हैं। और अगर ऐसी कोई चूक होती है तो उसके लिए पब्लिक को तैयार रहना पड़ेगा, उन्हें इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा छठ घाटों पर। लेकिन जब डुबकी लगाएंगे तो उसके बाद क्या? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके लिए उन्हें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल भारती। और भारती मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी किसी छठ व्रतधारी को पटाखा फोड़ते देखा है? नहीं ना। जो छठ व्रतधारी है वो पूरी तरह से अपनी परंपराओं में लगे रहते हैं। ये पटाखा फोड़ते हैं जो उनके साथ के बच्चे होते हैं या वो लोग जिनको उस कार्य से कोई मतलब नहीं होता है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ में देते हैं, वो परिवार के सदस्य हैं। तो इसलिए छठ से तो कोई संबंध ही नहीं है पटाखे का। अगर छठ में कोई संशोधित गाइडलाइन जारी हुआ तो उसमें पटाखे फोड़ने वाली क्या बात है? क्या हम लोगों को क्या हमारे मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा था कि संशोधित हो गया तो हम पटाखे फोड़ने लगेंगे? क्या हमारे मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा था? ये कोरोना काल है और उसके तहत सरकार ने ऐसा गाइडलाइन जारी किया था भारती। और ये जो दीपक प्रकाश जी आदरणीय कह रहे थे कि तुष्टीकरण की नीति ना करे, तो तुष्टीकरण क्या हो रहा है? क्या किसी दूसरी कम्युनिटी को छूट दी है क्या सरकार ने? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ये बिल्कुल टिपिकल बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसे मानो कि दूसरे धर्म के लोगों को कुछ छूट मिल गई हो। क्या आपने कभी देखा कि दूसरे धर्मावलंबियों से संबंधित कोई ऐसा गाइडलाइन हुआ है? सियासी बात तो हम छोड़ देते हैं, नहीं सियासी बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि देखिए जोश में, फिर से वहीं पर आ जाता हूं कि जोश में गलतियां हो जाती हैं। छठ है, छठ एंजॉयमेंट का भी साधन है। अगर छठ आस्था का साधन है,
तो छठ एक ऐसा मौका है जब घर के परिवार के लोग एक जगह पर जुटते हैं। ये ऐसा मौका होता है जब परिवार एक दूसरे के और करीब आता है। तो बाहर से लोग आएंगे, पहुंचेंगे यहाँ पर, छठ घाटों पर फिर से भीड़ लगेगी, आस पड़ोस सब जगह के लोग आएंगे। क्योंकि रोक नहीं सकते, छठ की महिमा ही ऐसी, छठ की आस्था ही ऐसी है कि घाटों पर भीड़ लगेगी ही। तो क्या लोग इसके लिए तैयार हैं कि हाँ भाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छठ की पूजा होगी, बाकायदा प्रॉपर सैनिटाइजेशन घाटों का हो सकेगा, अगर डुबकी लगेगी तो उस दौरान भी स्वाब और पानी का कांटेक्ट होगा। तो बहुत सारी ऐसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल परेशानियां जो कि यहाँ पर आएंगी, तो उसके लिए क्या उपाय है फिर? बिल्कुल भारती, देखिए डॉक्टरों ने सराहा भी था जो पुरानी गाइडलाइंस थी सरकार की, अब संशोधित हो गई है, लोग खुश हैं और हम किसी की आस्था पे चोट नहीं करना चाहते। लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ दीपक प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। दीपक प्रकाश जी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दीपक जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं शायद। दीपक जी देखिए, अभी मैंने अन्नी अमृता जो आपकी सम्मानित संवाददाता है जमशेदपुर से, जी शायद झारखंड के सबसे लोकप्रिय पत्रकार है, जी सम्मानित पत्रकार है जी, उसको तुष्टीकरण के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जी जानकारी का अभाव है जी, जमशेदपुर ही पूरा प्रदेश नहीं है, जी, थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। इस प्रदेश के अंदर एक मंत्री की मौत होती है और उसके मैयत पर कितने लोग जमा होते हैं, हजारों लोग जमा होते हैं। ये जानकारी इनको दे दीजिए। जी कोरोना का कालखंड में कितने बांग्लादेशी को यहाँ से गाड़ी में बैठाकर भेजने का काम किया, थोड़ा इनको जानकारी दे दीजिए। इनको जानकारी दे दीजिए कि किस प्रकार से चुनाव में दुमका के और बेरमो के चुनाव में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। मैं जानता हूँ, मैं इनका प्रमाण भी दे सकता हूँ कि किस प्रकार के चुनाव में कोविड-19 के गाइडलाइन को तोड़े गए हैं। इसलिए थोड़ा इनको जानकारी दे दीजिए। इनके पास जानकारी का शून्यता है, जानकारी का। इसलिए मेरे लिए बहुत सम्मानित पत्रकार है, लेकिन इस प्रकार से दीपक प्रकाश पर अगर इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे तो मैं कहूंगा कि इनको जानकारी का एकदम अभाव है। जी जी जी, चलिए आपकी बात आपके आगे मैं चाहता था कि शायद अन्नी आप मेरे प्रेजेंस में वो आरोप लगाती हम पर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, दुर्भाग्य है जी, मेरे प्रेजेंस में वो हम पर आरोप लगाती, ना कि मेरे अनुपस्थिति में मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जी, पत्रिका ये गुण नहीं सिखाता है। जी, चलिए अन्नी दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप हमारे सबसे लोकप्रिय चैनल है जी, और आपके प्रति और आपके सब लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत जी जी, बस इतनी ही सी बात मैं भी कह रहा हूँ दीपक जी, इतनी ही सी बात मैं भी कह रहा हूँ कि माहौल छठ में है। किसी भी पत्रकार को मेरा आपके प्रति बहुत सम्मान है, सच बताते हैं। न्यूज़ 11 के प्रति मेरे मन में, हृदय में जी जी बहुत ही सम्मान जी जी, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी से किसी पत्रकार को बचना चाहिए। जी बिल्कुल दीपक जी, और मैं यही कह रहा हूं कि अभी छठ का माहौल है। चलिए छठ के माहौल में मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूं अगर आपको अन्नी की कोई बात शायद चोट पहुंच गई है उस बात को लेकर के। जी मेरे अनुपस्थिति में टिप्पणी कर रही है। जी जी, पत्रकारिता की हैसियत जानती है कि नहीं जानती है? मैं बस अन्नी इस बात को मैं भी न्यूज़ 11 के प्रति बहुत ही सम्मान और श्रद्धा रखता हूं जी, और न्यूज़ 11 हर दिन बढ़े जी। लेकिन दीपक जी बिल्कुल सही है, लेकिन आपके भी शब्द थोड़े से ऐसे हैं, अमूमन आपको ऐसे शब्दों को बोलते देखा नहीं जाता। उनकी पत्रकारिता पर आप भी सवाल नहीं खड़े कर सकते दीपक जी। मेरा सौम्यता जी, मेरी पहचान है, जी, बस इतनी सी बात है। बाकी माहौल देखिए छठ में है, बिल्कुल बाकी जानकारी का अभाव है। जी जी, चलिए मान लेता हूँ, मैं सहमत हूँ। आज तक राजनीति में बहुत सौम्यता का मैंने परिचय दिया। बिल्कुल, चलिए सहमत। और न्यूज़ 11 के प्रति तो मेरा ऐसा विश्वास और श्रद्धा है कि मैं आपको उसका वर्णन नहीं करूंगा। इस बात से भी मैं सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं। हालांकि अन्नी इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि देखिए चर्चा फिलहाल छठ के गाइडलाइन को लेकर के हो रही थी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ नहीं समझा। गाइडलाइन के बारे में हमको बता देंगे पूरा ABCD। जी आप गाइडलाइन के बारे में बिल्कुल समझा सकते हैं दीपक जी, लेकिन सवाल देखिए यहाँ सुनिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो गाइडलाइन है, जो बोल रही है ना SOS, बता दे तो हम जान जाएंगे वो सब काम करते हैं। और हम कहेंगे मेरे पास रटे हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से A से Z तक हम जानते हैं। देखिए सवाल है ना क्या है, ठीक है। सब अन्नी भी कुछ बोलना चाहती हैं, अन्नी भी कुछ बोलना चाहती हैं। नहीं अन्नी छोड़ दीजिए, हम उनकी बात को नहीं सुनेंगे। जी नहीं सुनेंगे, इसलिए नहीं सुनेंगे कि टिप्पणी कर रहे, मेरे अनुपस्थिति में उसने टिप्पणी किया है। जी जी, चलिए दीपक प्रकाश है वही जानकार है। चलिए मान लेते हैं आपने। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ।
धन्यवाद, बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े जी। चलिए, तो दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और दीपक प्रकाश जी शायद थोड़े से नाराज नजर आ रहे थे। कई कुछ शब्द जो थे जो उन्हें, जिस पर उन्हें थोड़ा सा कुछ शब्दों पर उन्हें नाराजगी थी। एक बार फिर से हम अन्नी का रुख करते हैं। अन्नी, कुछ भी आप बोलें, लेकिन उससे पहले, चूंकि मैं चाहता था कि आपको जोड़ूं, लेकिन दीपक जी फिलहाल सुनने के मूड में नहीं थे, थोड़ा ज्यादा नाराज थे। लेकिन चूंकि हम भी पत्रकार हैं और चर्चा गाइडलाइन को लेकर के हो रही है, फिलहाल आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि दीपक जी को लेकर के यहां पर कोई कमेंट हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, अब अपनी बात पूरी करें अन्नी मैम। नहीं करेंगे भारती, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए, क्या उसको न्यूज़ 11 ने नहीं दिखाया था? क्या हाजी हुसैन अंसारी जी की मैयत पे जो भीड़ आई थी, क्या हम लोगों ने नहीं दिखाया था? क्या जब भी ऐसी चीजें हुई है तो क्या हम लोगों ने नहीं दिखाया? तो जब दूसरी चीजें हो रही है, हम सवाल उठाते हैं, तो आप पर कैसे नहीं सवाल? नहीं, कोई बात नहीं, हमारा काम है सवाल उठाना। हमने सवाल उठाया है, ठीक है, लेकिन आज सियासी बात नहीं होगी। अभी आम लोगों की बात चल रही थी कि देखिए, अब गेंद जो है वो आम लोगों के पाले में, सारी जिम्मेदारी आम लोगों को उठानी है। आम लोग क्या ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नजर आते हैं? क्योंकि दिवाली और दशहरा दोनों पूजा के दौरान हमने देखा पटाखे भी खूब चले, आम लोग मंडाल घूमने के लिए भी निकल गए। हर तस्वीर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। तो क्या, ठीक है, सियासत का काम है, सियासत इस तरीके से चलती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं। क्या आम लोग तैयार नजर आते हैं? नहीं। देखिए, आम लोग, मैंने कहा ना कि पहले से ही उहापोह में थे कि क्या करना है, क्योंकि वो भी बहुत सशंकित हैं कोरोना को लेकर, और जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, कि उनके पास घाट जाने के सिवा कोई चारा नहीं है, तो वो जरूर राहत महसूस कर रहे होंगे। और जिनके पास सुविधा है, हमने कई लोगों से बात की है भारतीय, वो अपने घर की छतों पर या जो घर का बागान है वहां पर एक छोटा सा पॉन्ड बना करके, या जिस तरह से कई सारे जो निजी जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो व्यवस्था रहती है उसके तहत वो करेंगे। घाटों पर क्या व्यवस्था रहती है, ये तो अब इसको लेकर बैठकें होंगी, क्योंकि अब जब संशोधित गाइडलाइन आ गया है भारतीय, तो प्रशासन भी एक नए सिरे से बैठक करेगा, क्योंकि अब तक जो था वो कंफ्यूजन था, घाटों की सफाई करनी है या नहीं करनी है, इसको भी लेकर कंफ्यूजन था। फिर भी तमाम संगठनों और प्रशासन ने घाटों की सफाई कर दी थी। जब सरकार का गाइडलाइन आया, तब तक जो है सरकार के ही कई विधायक जो हैं वो कई घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। तो जब गाइडलाइन जारी हुआ, उसके बाद अचानक ये 1-2 दिन का बदलाव आया, और उसके बाद फिर अब नए सिरे से बैठक होगी। और ये जो कोविड-19 का गाइडलाइंस है, उसके तहत बहुत बड़ा चैलेंज होगा प्रशासन के सामने भारतीय, क्योंकि अब जब इजाजत दे दी गई है तो हमको ये पता नहीं है कि कितने की संख्या में लोग आ सकते हैं, किसी को पता नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जो आपने दुर्गा पूजा और दीपावली वगैरह का उदाहरण दिया, तो वहां पर एक खास बात ये थी दुर्गा पूजा की, कि दुर्गा पूजा में आम आदमी जो है वो ज्यादातर पंडालों का भ्रमण करता है, तो अब कुछ खास समय के भीतर वो पंडाल के भीतर जाता है, निकल जाता है। आप भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि एक बार में 50 लोग चले गए। वही बात है, सुबह से रात तक चलता है। मैं आपको रोक रहा हूं। कांग्रेस से राजीव रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन कर लिया है राजीव जी, लेकिन क्या अब, चूंकि यह असर है, आप इसे असर माने, आप इसे सरकार की संवेदनशीलता माने, जो भी माने, लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन कर लिया है। लेकिन गाइडलाइन तो दुर्गा पूजा को लेकर के भी जारी हुए थे, गाइडलाइन दिवाली को लेकर के भी जारी हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम आम लोग, अभी मैं आपको एक कांग्रेस नेता के तर्ज पे नहीं, एक आम आदमी के तर्ज पे यह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या हम आम लोग इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब हम लोगों को इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और खास करके समाज के जो अगुआ लोग हैं, जो लगातार समाज को दिशा देने का काम करते हैं, कम से कम उनको धैर्य और संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए। और मैं तमाम आपका पूरा जो डिस्कशन है मैं देख रहा था, और मैं आपको बता दूं भारती जी कि अभी मैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग से ही आ रहा हूँ। हम लोगों का शिष्टमंडल भी मिलकर के ही आया, हेमंत जी से हम लोगों ने मुलाकात करके, और आज आदरणीय प्रभारी RPN सिंह जी भी इस विषय को लेकर के, कांग्रेस पार्टी इतनी गंभीर है कि उन्होंने भी फोन कर मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। लेकिन इस प्रकार की बेचैनी और राजनीति लाभ लेने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अभी अन्नी जी के ऊपर बताइए, दोबारा फोन करके और इस प्रकार से पत्रकार के ऊपर प्रहार। चलिए, आज राजीव जी हो सकता है वो राजनीति नहीं कर रहा हूँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ। चलिए, सियासत की अभी बात ही नहीं करनी है, सियासत की बात की बात हम कल छठ पर्व के बाद करेंगे। राजीव जी छोड़िए इस बात को, मैं सवाल यही है लेकिन कि
इस गाइडलाइन के लिए, चूंकि लोगों को अब सब जिम्मेदारी लोगों को निभानी, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम आयोजकों से जो छठ घाट पर आयोजन समिति के करके लोगों को व्यवस्था देने का काम करते हैं, उनको धैर्य और संवेदनशीलता के साथ ये गाइडलाइन फॉलो हो, और खास करके झारखंड के उन तमाम परिवारों को, क्योंकि छठ से मेरा लगाव, मैं बता दूं अभिषेक जी, मैं खुद छठ व्रत करता हूँ। इस वर्ष चूंकि मेरे घर में मौत हो गई है, इसलिए 15 वर्षों के बाद मेरा छठ जो है वो ब्रेक हुआ है। जी जी, वो मुझे भी है, मैं मेरे साथ अपना जुड़ा हुआ, मैं खुद छठ व्रती रहा हूँ, इसलिए छठ लोगों को वाकई में लोगों को जोड़ता है, लेकिन और सबों को मिलाता भी है। लेकिन ये पैंडेमिक का कालखंड है। यहाँ आज जो सबसे बड़ा खतरा है कि हमारे जितने रिजर्वायर्स हैं उसमें ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती है वहां से। इसलिए आम सरकार अगर संवेदनशील है तो जनमानस के लाभ के लिए ही संवेदनशील है। और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा कि हम अक्षरशः केंद्र सरकार के गाइडलाइन को यहाँ जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं जनमानस से कि एक एक परिवार जिनके यहाँ छठ का आयोजन हो रहा है वो इस बात को धैर्य के साथ अनुपालन करने का काम करेंगे कि जितनी जरूरत हो उतनी ही भीड़ लेकर के हम छठ घाट पर जाएं। हालांकि हम किसी को रोकने के लिए ये नहीं बात कर रहे हैं, जी, लेकिन ये पैंडेमिक का काल है, इसके लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। आम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आम लोगों से ये आपकी रिक्वेस्ट है, यानी कि बिल्कुल सब आम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं, और खास करके जो लोग व्यवस्था करते हैं वो लोग अतिरेक में आकर के किसी प्रकार का आयोजन में अपने आप को न उलझा करके ज्यादा से ज्यादा चलिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो, जी, सैनिटाइजर का उपयोग हो, मास्क लगा करके ही लोग अगल बगल में खड़े रहें, जी, और चलिए कोशिश करें कि अगर टेम्परेचर जो मापने थर्मल स्कैनिंग भी हो, लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये बातचीत, ये चर्चा कोई सियासी चर्चा नहीं है। अगर हमारी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी जरूर हैं, लेकिन ये टॉपिक चर्चा करने के लिए जरूरी है, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। एक बार फिर से हम अन्नी का रुख करते हैं। अन्नी कुछ बोल रही थी, उनको बीच में मैंने काट दिया था, बातचीत होने लगी थी। अन्नी अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल भारती, मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रही थी कि जब हम दुर्गा पूजा और दीपावली की बात कर रहे थे तो वहां पर एक बार में 50 लोग पंडाल के भीतर जाएं निकल जाएं, ये कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि वहां पे लोग पूजा नहीं करते, लोग पंडाल देखते हैं, मूर्ति के दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। छठ महापर्व में 20-25 मिनट का काम होता है, जब सूर्यास्त या सूर्योदय होता है, और उसी के आसपास सबको ये जल्दी होती है कि हम ये अपना संपन्न कर लें, क्योंकि सूर्योदय हम उगते सूर्य को भी अर्घ देते हैं और डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं। तो वहाँ ये मजबूरी है कि हमको उतने तय सीमा समय के भीतर हमको अपना ये कार्य करना है। तो वहाँ लोगों की भी मजबूरी हो जाएगी भारती कि कैसे करेंगे, मतलब उनको तो उस वक्त ही करना है, और अगर वहाँ पे ज्यादा लोग होंगे तो कैसे करेंगे, तो भीड़ होगी ही होगी, तो वो डुबकी भी लगाएंगे, जो पानी में बताया जा रहा है कि इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार, इन सब चीजों पे बात राजकुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद राजकुमार के पास एक बार चलते हैं। जी राजकुमार। अभिषेक, बता दें कि धनबाद की अगर बात करें तो जिस तरह से धनबाद में सभी वर्गों ने अपने अपने स्तर से मुख्यमंत्री के पास आवेदन करने का काम किया, खासकर धनबाद से झामुमो नेताओं ने भी, और वासेपुर की बात करें तो वासेपुर से कई नेताओं ने सीएम को ट्वीट किया और कहा कि छठ जैसे महापर्व में जिससे हर एक वर्ग की आस्था जुड़ी हुई है, वो इस समय कम से कम उस गाइडलाइन को फिर से उस पर पुनर्विचार जरूर करें। तो इस विषय पे हम लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं कि किस तरह से धनबाद कोयलांचल का हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर एक धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों ने मुख्यमंत्री से अपील की, उनसे हर माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करने का प्रयास किया कि इस मामले में कम से कम इतनी छूट जरूर दी जाए। यानी सामाजिक संगठन अपना दायित्व निभा रहे हैं, यानी सामाजिक संगठन अपना दायित्व निभा रहे हैं। चलिए एक बार राजेश के पास चलते हैं। राजेश जी, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, एक कंक्लूसिव कमेंट आपकी तरफ से भी, चूंकि पूरे घटनाक्रम को आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इसलिए। देखिए, जो सरकार ने निर्णय लिया ये जनभावना के अनुरूप है।
अब जनता को ये सुनिश्चित करना है कि वह संक्रमण को ना फैलाए और इसके लिए जो भी उसे सावधानियां बरतनी है वो जरूर बरते। अब सरकार जैसे देखिए सत्ता पक्ष के जितने लोग थे सभी लोगों ने आग्रह किया मुख्यमंत्री से कि इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पर्व है, इससे बड़ा कोई पर्व है नहीं, और जिसमें जन भागीदारी होती है, समाज का बहुत सारा तबका इसमें शामिल होता है। दुर्गा पूजा नहीं है कि पंडाल छोटा बन जाए, बैरिकेडिंग कर लिया जाए तो लोग रुक जाएंगे, लोग इकट्ठे नहीं घूमेंगे, मेला नहीं लगेगा। ये हर घर से जुड़ा हुआ पर्व है, इसलिए इस जो गाइडलाइंस के अनुसार रिलैक्सेशन दिए गए हैं उसको जनता को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और ये संकट की घड़ी है, सरकार बिल्कुल किसी का ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो कि एक एक व्यक्ति को देख सके, जनता को ही सब कुछ सोचकर आगे बढ़ना होगा। अब चूंकि छठ घाट पर, तालाब पर पूजा अर्चना की इजाज़त दे दी गई है, तो आम लोगों का या फिर पूजा समितियों का जो स्थानीय लोग होते हैं, जो सहयोगी के रूप में वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उन लोगों की बड़ी भूमिका होती है कि किस प्रकार से यह सुनिश्चित घाटों पर करवाए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए कुछ हद तक और पूजा अर्चना हो जाए, कोई घाट पर से या तालाब पर से संक्रमण लेकर नहीं जाए। ये माँ का आशीर्वाद लेकर जाए, छठी मैया का आशीर्वाद लेकर जाए। साल भर का ये पर्व है, माँ से आराधना करें, उनसे भगवान भास्कर को अर्घ देकर अपने पूरे परिवार की कुशल बिल्कुल। तो भगवान भास्कर सबका भला करें, किसी प्रकार यही कामना है। भगवान भास्कर, भगवान भुवन भास्कर सबका भला करें, बस यही कामना। बहुत शुक्रिया राजेश, बहुत शुक्रिया अन्नी, बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका। बस इतनी सी दरख्वास्त है आपसे, इतना सा निवेदन है आपसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कोरोना के गाइडलाइंस का ध्यान रखें। बाकी छठ मैया सबका भला करें, छठ मैया सब पर अपनी कृपा बरसाएं। यही कामना के साथ फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।